गुड्डू और पप्पू दोनों टीवी में मगन हुए थे। जब हमजा अंदर दाखिल हुआ, दोनों ने लहक कर कहा कि गुड मॉर्निंग चाचू की जान, आज मैं तुम लोगों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ और तुम्हारे घर में प्ले स्टेशन भी लगा रहा हूँ। मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं और तुम दोनों उनके जाने तक अंदर ही रहोगे, हमजा ने समझाया। पप्पू ने पूछा, चाचू आप बेबी को कुछ साथ लेकर जा रहे हैं? हमजा ने हैरानी से दोहराया, बेबी? अभी एक मुसीबत क्या कम है जो अब तुम शैतानों किसी की बेबी उठा लाए हो। किधर है बेबी? हमजा ने डांटा। उफ चाचू, क्यूट लड़की को बेबी कहते हैं और हम नहीं उसे रात को आप उठा कर लाए थे। गुड्डू ने हमजा को तासुफ किया कि औलाद, अब तो कमरे में जाओ, थोड़ी देर में तुम MTV। अच्छा मेरे बाप, हमजा ने तनबीह की थी, आ जाएगा। अब मेरी आवाज़ लगाने तक कमरे से बाहर ना आना। 1 घंटे के अंदर अंदर घर में हमजा के चंद दोस्त, वसीम के वालिद और मौलवी साहब आ चुके थे। निकाह की सुन्नत अदा हो रही थी। मरियम जीन्स और मलंगजी सी शर्ट में नंगे पैर आंटी की चादर ओढ़े इजाबो कबूल की मरहला तय कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद निकाह हो चुका था। अब मुबारक सलामत का शोर था। माली, बाबा, चौकीदार सब इसमें शरीक हुए थे। आंटी, ये मजबूरी का निकाह, जैसे ही हालात साज ठीक होंगे और मेरी लंदन वापसी की कोई राह निकलती है चली जाऊंगी। ये मेरी बेबसी है कि मैं आज एक बददिमाग खड़ूस आदमी मरियम का लहजा नम था कि पनाह लेने पर मजबूर हो रही हूँ। थोड़ी बहुत जितने भी मेहमान थे सब जा चुके थे जब डॉक्टर वसीम ने संजीदा बैठे हमजा को मुखातिब किया। हमजा यार क्या सोच रहा है? वैसे तो इतनी जल्दी एक बार भी मम्मी के कहने पर राज़ी कैसे हो गया? मैं अभी तक हैरान हूँ, क्योंकि मम्मी का बस चले तो कोई भी गंवारा बच्चे और मैं उसकी हसीना को देखते ही खुद को कुर्बान करके बकरा बनाने के लिए तैयार कर देती हैं। हमजा का लहजा सर्द और आंखें सुर्ख हो रही थी। वसीम, ये लड़की इकबाल अहमद की भाई की बेटी है। वसीम से बुरा हाल तुम्हारा मतलब है? इकबाल अहद कार्ड तुमसे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी इसी वक्त पता चला जब आंटी को अपने बारे में बता रही थी, इसलिए हमजा संजीदगी से बोला। एड्रेस और फ़ोन नंबर लिया ताकि कंफर्म कर सकूं। वसीम भी संजीदा, तो फिर निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? पता है ना कितना जहरीला ख़ानदान है वो। जब या भाभी को इस एक्सीडेंट में मरवा दिया गया था तब मैं स्टूडेंट था। इस इकबाल के ख़िलाफ़ एक भी सबूत पुलिस ने इकट्ठा नहीं किया था, बल्कि सारे सबूत मिटा दिए थे और एक्सीडेंट का कहकर केस क्लोज़ कर दिया था। तो अच्छी तरह जानता था मैं सब छोड़कर इसी एस हमज़ा ने जवाब दिया। एस करके इस लाइन में क्यों आया हूँ? वसीम उलझा, पर यार निकाह क्यों किया जब वो लड़की भी शायद ऐसा नहीं चाहती थी। ये लड़की मेरे लिए एक मोहरा है जिसे इस्तेमाल करके मैं इकबाल को सड़क पर लाऊंगा। किसी भी तरह इकबाल के ख़िलाफ़ लगा ये मोहरा हाथ से जाने नहीं दे सकता। और अब इसका शौहर बनने की हैसियत से मैं इस इकबाल पर अपनी बीवी की जायदाद और उसके कातलाना हमला का केस करूँगा। हमजा सर्द लहजे में बोला था। और निगाह अब वो नहीं बच पाएगा। प्लान तो अच्छा है, पर ये मासूम लड़की तो खुद इनकी बर्बरियत का शिकार हुई है। वो तो खुद कानून की, वसीम बोला, मदद लेना चाह रही है। मासूम और वो खुदा का खौफ करो, उससे 2 बार मिल चुका हूँ। इंतहाई दर्जा की तेज़, बदतमीज़ और मुँह फाड़ लड़की है। शाक में, वरना खून तो उन्हें लोगों का है ना, इसीलिए इससे निकाह किया है ताकि इस केस में कोई मुश्किल ना आ जाए। जैसे ही इकबाल कानून के शिकंजे में हमजा ने फंसता है, ये रिश्ता ख़त्म। वैसे भी इस टाइप की लड़कियों को कौन पूछता है? न खुद से हंकार कर बोला था। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि वसीम की मम्मी अंदर दाखिल हुई। वसीम, अब चलो बेटा, डैडी गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं। और हमज़ा, बेटा अल्लाह तुम्हें खुशियाँ नसीब करे। एक बेसहारा लड़की के सर का साया बनना बहुत नेक काम होता है। अब जिद छोड़ दो और इस रिश्ते को दिल से कबूल करो। दोबारा इस मासूम से कोई उल्टी सीधी बात मत करना। और हमज़ा को समझाती हुई साथ चलती बाहर निकल गई। हमज़ा उन्हें रुखसत करके अंदर आया था और अब उसके बड़े कदमों का रुख गेस्ट रूम की तरफ। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने ही सोफ़े पर मरियम जो सर झुकाए बैठी हुई थी, दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर चूमकर सीधी हुई। वो हमज़ा को देखकर उसके चेहरे पर नागवारी सी छा गई। मरियम ने नागवार से, तुम इधर क्या कर रहे हो? और आइंदा नॉक करके बगैर मेरे कमरे में ना आना।
वहाँ रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मरियम साहिबा, ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ जहाँ मर्ज़ी चाहूँ जा सकता हूँ, और किसी गलतफहमी का शिकार मत रहना। सिर्फ ये याद लाने आया था कि मेरे मासूम बच्चों को इस रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश भी मत करना और मुझसे दूर रहना। हमज़ा ने अपनी बात मुकम्मल की। तुम हो क्या जो मैं तुम पर डोरे डालूँगी? खुशफहमी है तुम्हारी। कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? मैं और तुम्हारे पास आऊँगी, ख्वाब में भी कभी सोचना मत। तुम भी मुझसे दूर रहो। मरियम ने उससे रहना बहाने बहाने से उस कमरे में आने की ज़रूरत नहीं तबीयत साफ़ की। हमज़ा उसे घूरता हुआ बाहर निकल गया। गुड्डू और पप्पू बड़े इत्मीनान से रेस्टिंग रूम में खेलने के रहे थे मगर मेज़ पर पिज़्ज़ा, चॉकलेट, मुल्क और फल पड़े हुए थे। खेलने के साथ साथ खाने पीने का शुगल भी जारी था। जब हमज़ा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, हमज़ा गेम को ऑफ करता बोला, चलो भाई, गेम टाइम ख़त्म हो गया, शाबाश, अपने अपने स्कूल बैग लेकर आओ। दोनों ने हमज़ा को हैरत से देखा। स्कूल बैग? चाचू, आप संडे है और होमवर्क तो रात को कर लिया था, अभी तो डिशू करेंगे और लंच भी तो करना है, गुड्डू ने उसे समझाया। अभी पिज़्ज़ा खाया है, लंच तो हो गया ना। पिज़्ज़ा लंच नहीं होता क्या? लंच तो आप पकाते हैं ना, पास्ता और चिकन। अभी गुड्डू और हमज़ा बहस में मसरूफ़ थे कि पप्पू अपनी जगह से उठा और पिज़्ज़े का बड़ा बॉक्स मुश्किल अपने छोटे छोटे हाथों में उठाकर बाहर जाने लगा। हमज़ा ने उसे दबोचा। पप्पू, मोटे बिल्ले, पिज़्ज़ा लेकर किधर जा रहे हो? पप्पू ने हमज़ा की गिरफ्त। चाचू, बेबी को भूख लगी हो गई, बेबी को पिज़्ज़ा देकर आता हूँ, मैं कसमकाते हुए बोला। हमज़ा पप्पू का गाल चूम कर, ठीक है जाओ, वैसे भी कौन सा मेरे कहने पर रुक जाओगे, उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता हुआ बोला। गुड्डू साहब ने भी चॉकलेट मिल्क उठाया और पप्पू के पीछे पीछे चल पड़ा। हमज़ा ने दोनों को बाहर जाते देखा और एक ठंडी आह भरी। आज एक लड़की हमारे बीच आ गई। अच्छा है, गुड्डू पप्पू को भी इसका असल रंग देखने को मिल जाएगा। वो बड़बड़ाता हुआ उस खिलौने समेटने लगा। जाएगा तो खुद ही पीछे हट जाएगा। मरियम इस बड़े से कमरे में अकेली बैठी अपनी ज़िंदगी की नशीबो फराज से गौर कर रही थी। उसने सोच लिया था कि इस सरू हमज़ा को कोई एहसान नहीं लेगी और अपनी इज़्ज़त नफ्स और खुददारी को सलामत रखना। वो सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से खुला और सुबह सुबह वाले दोनों गोल मटोल बच्चे दाखिल हुए। छोटे वाले के हाथ में पिज़्ज़ा का बॉक्स था और बड़े वाले के हाथ में मिल्क कॉटन पकड़े हुए थे। पप्पू ने भागकर पिज़्ज़ा मरियम को पकड़ाया। बेबी, तुम्हें भूख लगी होगी ना, आओ चीज़ खाते हैं। वो और ये चॉकलेट मिल्क भी, उससे हमें कैल्शियम मिलता है और हमारे मसल्स भी मजबूत होते हैं। गुड्डू चॉकलेट मिल्क का कॉटन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। भूख तो मरियम को भी लगी हुई थी, लिहाजा अपनी खुददारी और इज़्ज़त नफ्स को एक कोने में डालकर उसने पिज़्ज़े का स्लाइस निकाल लिया। अब वो तीनों बेड पर दायरे में बैठे गए थे और बीच में पिज़्ज़ा रख के वो तीनों खाने के साथ साथ बातों में मगन हो गए थे। गुड्डू ने पूछा, बेबी, क्या कल तुम मेरे साथ काम पर चलोगी? मरियम ने गला खंकारा। काम? क्या काम? क्या तुम्हारा जालिम चाचू तुम मासूमों से काम भी करवाता है? तुम तो अब इतने छोटे हो, अखबार फेंकते हो या गाड़ियाँ साफ़ करते हो। मरियम को खासा शौक लगा था। इतने बड़े मासूम बच्चे और इस खड़ूस बदमाश ने काम पर लगा दिए। वो आंखों में तरहम लिए उन मासूमों को देख रही थी, जिनमें से एक के चेहरे पर चीज़ लगाकर वो दूसरों के दूध से मूंछें बनी हुई थी। नहीं बेबी, हमारा स्कूल, हमारा काम है जाना, टेबल याद करना, पोएम याद करना और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। गुड्डू ने उसे समझाया। और चाचू उल्टा लटका देते हैं अगर काम नहीं करें तो। मरियम बड़ी हैरत से उनके काम की तफसील सुन रही थी। ये बच्चे तो उसे अपने बाप महसूस हो रहे थे। मरियम, दोनों, मेरा नाम मरियम है, तुम मुझे मरियम कह सकते हो। बेबी बड़ा ऑकवर्ड सा लफ्ज़ लगता है। पप्पू ने अपनी जगह से उठकर मरियम की जानिब एक जंप लगाई। मरियम ने तेज़ी से उसे रुई के गाले को पकड़ा। वो उसके बुरे गाल से हिलाते हुए, क्या कर रहा है? अगर गिर जाते चोट लग जाती, बोली। गुड्डू साहब ने, मरियम तुम बहुत क्यूट हो, और क्यूट लड़की को सब बेबी का कहकर पुकारते हैं। मरियम ने दोनों को मुखातिब किया। अच्छा चलो ये बताओ, तुम दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? गुड्डू तो मरियम की ऑफ़र सुनकर ही चेहरा ब्लश करने लग गया था, जैसे देखकर मरियम की हंसी छूट गई। पप्पू ने फरमाइश की, बेबी चलो बाहर गार्डन में चलते हैं, झूला झूलेंगे। मरियम दोनों से पूछा, ठीक है, पहले आप दोनों अपने नाम तो बताओ। गुड्डू ने इसे घूरा। मेरा गुड्डू है और ये पप्पू, सुबह बताया था। मरियम ने, अच्छा ये तो घर का नाम है। ऐसा करो तुम मुझे अपने स्कूल वाले का नाम बताओ, सोचकर सवाल किया। गुड्डू ने कहा, मेरा नाम अरहम शाह है और ये मोटा अहरार शाह है।
पप्पू ने ज़िद की तो मरियम खड़ी हो गई और अब बाहर चली गई। गुड्डू ने उसे नंगे पैर देखकर पूछा, बेबी तुम्हारे पास शूज़ नहीं है क्या? मरियम ने जवाब दिया, शूज़ तो नहीं है। गुड्डू ने भागता हुआ बाहर निकल गया। अच्छा मैं अभी आया। सामने हमज़ा पैरन पहने किचन में पास्ता बना रहा था जब गुड्डू दौड़ता हुआ आया। वो किचन में खड़ी टेबल चेयर के तरफ इशारा करके बोला, चाचू जल्दी से चेयर पर बैठ जाओ। हमज़ा ने हैरानगी से पूछा, बैठो ना चाचू। हमज़ा एक गहरी सांस लेता हुआ कुर्सी घसीट कर बैठा। हमज़ा के बैठते ही गुड्डू तेज़ी से झुका और उसके पैर से स्लीपर्स निकाल कर तेज़ी से भाग गया। अबे अबे गुड्डू रुको, ये क्या तमीज़ बदतमीज़। हमज़ा उसके पीछे लिपका था और गेस्ट रूम में पहुंचा जहां मरियम उसके स्लीपर पहने खड़ी हुई थी जब उसने खासे बड़े थे। हमज़ा मरियम से गोया हुआ, ये क्या बदतमीज़ी है, तुम मेरे स्लीपर्स वापस करो। गुड्डू और पप्पू दोनों बाहर जाओ, मैं आती हूँ। मरियम हमज़ा को नज़रअंदाज करके बच्चों से बोली थी और वो भी हमज़ा का दिल जलाते बड़ी शराफत से मरियम के हुक्म की तमील करते सर हिलाकर बाहर निकल गए। बच्चों के बाहर जाने के बाद मरियम हमज़ा की जानिब मुड़ी। सुनो, मुझे कपड़े, जूते, हेयर बैंड्स और तौलिया, टूथब्रश सब चीज़ें चाहिए और ख्याल रखना मेरे डार्क कलर। मरियम ने हुक्मिया लहजे में कहा था। हमज़ा तिलतमा उठा, तुम्हारा नौकर लगा हूँ, दिमाग दुरुस्त करो अपना, तमीज़ से बात करो मुझसे। नौकर नहीं हूँ, शोहर तो होना, चाहे आर्जी ही सही। वैसे भी मैं इस गंदे कपड़ों में नहीं। मरियम ने धमकी दी थी, यहाँ सामान लाकर दो वरना मैं बच्चों को सच बता दूंगी। हमज़ा ने एक गहरी नज़र मरियम को देखा और फिर पैर मारकर दरवाज़ा बंद करके उसकी हिम्मत बढ़ा। मरियम पीछे होते हुए बोली, क्या बदतमीज़ी है, पीछे हटो, दूर हटो। क्यों दूर हटूँ? जब तुम मुझसे नफ़का की डिमांड कर रही हो तो फिर मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं हक वसूल करूं। हमज़ा उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपनी जानिब खींचता बोला था। मरियम के माथे पर पसीना आ गया और उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि हमज़ा को भी उसकी धड़कन सुनाई दे रही थी। वो बड़े गौर से करीब से उसे देख रहा था। देखते देखते मरियम की आंखें आंसुओं से भर गईं। हमज़ा ने अपनी उंगली के पूर पर उसके आंसू से टपकता आंसू लिया। वो उसकी आंखों में झांक कर बोला, आइंदा मेरे साथ सोच समझ कर बात करना, और एक झटके से उसे खुद से दूर कर दिया। सुबह सवेरे का वक्त था, शायद 6 बज रहे हैं। पूरे घर में हमज़ा की ज़ोरदार मर्दाना आवाज़ माइक में गूंज रही थी। मरियम ने कई करवटें बदली, तंग आकर तकिया मुंह पर रख लिया, मगर ये शोर कम नहीं हो रहा था और वो उठ बैठी थी। अपने बालों को लिपटी हुई आवाज़ का ताकुब करते करते किचन तक जा पहुंची थी जहां हमज़ा गीले बाल, पैंट और बनियान में मलबूस, कंधे पर तौलिया फैलाए, एप्रन पहने हुए अंडे बॉयल कर रहा था और साथ ही साथ में पकड़े माइक में गुड्डू और पप्पू को जगाने का फरीज़ा सरअंजाम दे रहा था। गुड्डू, पप्पू उठे हो या मैं आऊँ? मरियम हैरानगी से बच्चों को उठाने का ये अजीबोगरीब तरीका देख रही थी। जब हमज़ा चूल्हे की आंच हल्की करते ही ठंडे पानी का जग फ्रिज से निकाला। ओके मेरे डीठो के सरदार गुड्डू, मैं आ रहा हूँ। ठंडे पानी का जग लेकर जल्दी से उठा हमज़ा माइक क्रॉस करते, खरगोश को भी उठा वरना आज बेड पर ही ठंडे पानी से नहलाऊंगा मैं, बोलता हुआ उमर दरवाजे में खड़ी मरियम को देखकर ठटक गया। नंगे पैर, मलगजे कपड़े, बिखरे बालों और नींद से भरी आंखों के साथ उसे मरियम पर किसी बदरू का साया गुमान हुआ था। हमज़ा ने, तुम इधर क्या कर रही हो? अंदर जाकर हुलिया दुरुस्त करो, मेरे बच्चे डर जाएंगे। उसे ठोका। ये सुबह सुबह कौन 3 डब्बा वाले की तरह चिल्ला रहा है? सोना मुश्किल कर दिया है। एक तो पहले ही इतनी मुश्किल से नींद आती है और इस पर तुम्हारी भयानक आवाज़। अल्लाह इन बच्चों पर रहम करो। मरियम ने तासुब से, बेचारे मासूम कैसे तुम्हें बर्दाश्त करते होंगे बेचारे, कहा। मैं 3 डब्बे वाला, खुदा का खौफ करो, मैं तुम्हें कहाँ से 3 डब्बे वाला लग रहा हूँ? उसने अपने सीने पर हाथ रखकर पूछा। मुझे तुम्हें पता, बस तुम ये शोर बंद करो और बच्चों का कमरा किधर है, मैं उन्हें खुद उठा लाती हूँ, मरियम कतई अंदाज में बोली। हमज़ा उनके मालकाना अंदाज पर अश अश करता उठा और हाथ के इशारे से कमरे का बताते हुए वापस चूल्हे की जानिब मुड़ गया। मरियम नंगे पैर एहतियात से चलती हुई चारों तरफ निगाह दौड़ाती उस बड़े आलीशान महल नुमा घर को सताइशी तौर पर देख रही थी और बच्चों के कमरे तक पहुंच गई। उस कमरे के दरवाजे पर कोई लॉक, कुंडी कुछ नहीं था और वो बिना आहट के दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। कमरे में नीलगू रोशनी थी और उसे एसी की खनकी से माहौल भी जवाब नाक हो रहा था। वेस कलीन और दीवारों पर कार्टून
बने हुए थे पिक्चर्स और थोड़े फासले पर बिछे 2 सिंगल बेड। मरियम ने पूरे कमरे का जायज़ा लिया और फिर सबसे पहले लाइट ऑन की, फिर बच्चों को आवाज़ें देना शुरू कर दी। मरियम, गुड्डू चलो उठो, अब उठ भी जाओ ना, वो तुम्हारा चच्चू चिल्ला कर मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, चलो आवाज़ लगाई। पर वो दोनों टस से मस ना हुए। मरियम वक्फा से आवाज़ें लगाती रही। इतने में हमज़ा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ? पप्पू की बेबी से पप्पू नहीं उठा? वो मरियम का मजाक उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया और उसके हाथ से ठंडे पानी का बड़ा जग उठा और गुड्डू के बेड के पास आकर वो हाथ ऊंचा किया तो मरियम तीर की तेज़ी से उसके सामने आई। वो हमज़ा के हाथ से गिरा ठंडा ठंडा पानी मरियम के ऊपर गिर गया। वो बेचारी जो गुड्डू को भीगने से बचा रही थी, खुद ठंडे यक पानी में तरबतर हो गई। मरियम गुस्से से लाल हो गई। क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? आवाज़ नीची करो और तमीज़ से बात करना सीखो, वरना अगर मैं तुम्हें तमीज़ सिखाई तो तुम्हारे अपने हक़ में अच्छा नहीं होगा। हमज़ा धीरे से गुर्राया। मरियम ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींची। यू गधा! हमज़ा ने तैश में आकर मरियम को बाजू से पकड़ा और अपने सामने किया। हमज़ा की उंगलियां मरियम के बाजू में गड़ी जा रही थीं। तकलीफ़ की शिद्दत से मरियम की आंखों में आंसू आ गए थे। आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये तू तड़ाक मेरे साथ मत किया करो। आइंदा मैं तुम्हारे मुँह से ये सब ना सुनूँ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमज़ा तनबीही लहजे में बोला था। मरियम, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। बाजू छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है, बुर्राए हुए लहजे में बोली थी। हमज़ा, जो बड़ी बेदारी दर्दी से उसके बाजू पर दबाव डाल रहा था, उसकी आंखों में पानी आते ही पीछे हट गया। वो अब सीने पर हाथ बांधे उसे देख रही थी। कमर तक लंबे बाल भीग गए थे और गुलाबी भीगा चेहरा दिलकश पुरकशिश लग रहा था, जो उसे मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींच रहा था। शायद ये निकाह के 2 बोलों का असर था। वो उसे अपने दिल पर दस्तक सी देती महसूस हो रही थी। उससे चेहरे वो अब के बारे में कुछ सोचता कि मरियम एक ज़ोरदार चीख मारी और फिर चीखें मारती चली गई। मरियम की चीखों से हमज़ा जैसे किसी ट्रांस में से निकला था। हमज़ा ने झिरझिरी सी ली। अल्लाह बचाए इस बदरू से। मैं भी क्या सोच रहा हूँ। मोहतरमा बेबी साहिबा, आप बड़े शौक से बच्चों को उठाने आई थी, क्या हुआ? उठा लिया, ये मेरे बच्चे हैं। मैं जानता हूँ हर पीर की सुबह ये क्या क्या तमाशा करना पड़ता है। ये कहकर हमज़ा ने गुड्डू की जानिब से बड़ा लिहाफ उठाया और उसे कानों में ठूंसी हुई रुई निकाल कर मरियम के दिखाई। फिर यही अमल पप्पू के साथ दोहराया। दोनों को एक ज़ोरदार आवाज़ लगाई। दोनों आंखें मलते हुए उठ बैठे। गुड्डू मुनमुनाया, क्या चाचू सोने देना। इतने में मरियम पप्पू के पास आकर उसे उठाने लगी। पप्पू नींद में लड़खड़ाता हुआ बोला, बेबी चाचू से कहो ना कि आज हमें काम पर नहीं जाना। मरियम ने पप्पू को एहतियात से चूमकर दोबारा बेड पर लेटाया और गुड्डू के पास आकर उसे भी लिटा कर कंबल दुरुस्त किया। यू आर दी बेस्ट बेबी, गुड्डू ने कहा। लव यू। मरियम मुस्कुराती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ी और लाइट्स ऑफ करती बाहर निकल गई। इस पूरे मंजर पर एक कोने पर खड़े हमज़े को दोनों बच्चों और मरियम से भरपूर नज़रअंदाज कर दिया और एक ठंडी सांस बढ़ता बाहर निकल गया और अपने कमरे में तैयार होने चला गया। मरियम एक अपने कमरे में सोफ़े पर बैठी ठर ठर कर रही थी जब दरवाज़ा नॉक करके तैयार पुलिस यूनिफॉर्म पहने हमज़ा अंदर दाखिल हुआ। आज तुम्हारी शाह की वजह से बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो गई है, आइंदा ऐसा मत करना। अब चूँकि हमज़ा ने हिदायत दी थी बच्चों घर में हैं तो उनका ख्याल रखना। मरियम ने जवाब देने के लिए सर उठाया तो हमज़ा को यूनिफॉर्म में देखकर हैरान हो गई। हमज़ा भी उसी आंखों में उभरती हैरत भी सताइश नोट की। हमज़ा ने मरियम की आंखों के आगे हाथ लहराया। क्या हुआ? मरियम ने बुखलाहट में पूछा। तुम आयरन में, आप पुलिस में हैं, बदमाश नहीं हैं। और यहाँ पर हमारी किस्त का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।